जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लासेस में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को पढ़ा था, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री केनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा एक लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और उनसे क्या क्या सिक्रीशंस हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है। आज हम इस तीसरे लेक्चर में जो कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फूड है हम लोग खाए हुए हैं, अब उसका डाइजेशन कैसे होगा, उन एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कैसे किया जाएगा जो फूड हमारे स्टमक में अब पहुंच चुका है। अगर हम देखें तो पहले हम लोग फूड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के फूड जो हैं हम लोग खाते हैं अपने भोजन में। ये अलग अलग तरह के भोजन को लेते हैं। रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, बीन्स हो गए, फल हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम अपने फूड के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में जानें। तो हमारे फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमारे फूड में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या प्रेजेंट होती हैं। तो वो सबसे पहला अगर जो हम बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जो हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या मक्का खा रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं। इसी को हम स्टार्च बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो मोनोमर है, यानी कि वो सिंगल यूनिट जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिससे ये बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? वो है शुगर। इसकी सिंगल जो यूनिट होती है वो शुगर है। अब वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकती है, माल्टोज के फॉर्म में हो सकती है, फ्रक्टोज के फॉर्म में हो सकती है, या और किसी मोनोमर के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकती है। और इन्हीं से ढेर सारा, जैसे हम बात करें कि स्टार्च की बात करें, तो ढेर सारा ग्लूकोज जो है एक साथ जुड़ करके, ढेर सारा का मतलब है थाउजेंड्स, मिलियंस जो है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ करके बॉन्ड बना करके ये एक बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें हमारे भोजन का जो कंपोनेंट है, हमारे फूड का जो कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट है, वो है हमारा प्रोटीन। यानी हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी लेते हैं। तो प्रोटीन लेने में हम लोग दाल लेते हैं, सब्जियों में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हम लोग मीट खाते हैं, फिशेस खाते हैं, एग्स लेते हैं। तो इन सब में जो है क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। और भी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अब हमको ये देखना है कि ये प्रोटीन किससे बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए हैं, तो आप कहेंगे आप शुगर से बना हुआ है, जैसे ग्लूकोज। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किससे बना हुआ है, तो ये आप कहेंगे कि अमाइनो एसिड से बना हुआ है। चूंकि जो प्रोटीन्स हैं उसमें लगभग 20 अमाइनो एसिड है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक का नाम लिखा हुआ है जिसे ग्लाइसिन, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद की बात अगर जो हम करें तो आता है फैट। फैट, लिपिड, ऑयल, घी जो हम लोग खाते हैं, यही है फैट। अब ये फैट किससे बना होगा? फैट बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के। ग्लिसरॉल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो ग्लिसरीन होता है हम लोग जानते हैं। ग्लिसरीन ठंडियों में हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, हाथ पैर पे लगाते हैं ग्लिसरीन, वही ग्लिसरॉल है। और फैटी एसिड जो होते हैं ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। बहुत बड़ी जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बता दूं, जिसे पहले जो होगा वो आपका आएगा यहाँ पे CH3 होगा, उसके बाद CH2 होगा। अब ऐसे जो है CH2 जो है बहुत बार का मतलब हो सकता है ये 18 बार जुड़े हों, 18 बार हों, 20 बार हों। तो ये बहुत लंबी चेन होगी। और लास्ट में जो है, चूंकि एसिड है यहाँ पे, तो एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप
COOH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो है आपका हो गया एक फैटी एसिड चेन। ये फैटी एसिड चेन होती है और ये ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई होती है, यानी फैट जो हमारा होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। तो अब हमको ये देखना है कि जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खा रहे हैं, इनको इनके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का मतलब है ये जिनसे बने हुए हैं, इनके मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है कि जिससे बना हुआ होता है सिंगल यूनिट, जो सबसे छोटे से छोटा यूनिट है जो फर्दर ना तोड़ा जाए, तो उसे हम कहेंगे सिंगल यूनिट मोनोमर कहेंगे। तो मोनोमर से यानी कि इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो मोनोमर्स हैं वो क्या है, इसमें ही तोड़े जाने की घटना को ही हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में, इनको इनके मोनोमर्स में तोड़ने यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की घटना को ही हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये डाइजेशन जो है वो एंजाइम के जो है द्वारा किया जाता है। एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन्स के। ये क्या करते हैं कि जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, तो उसके ऊपर ये अटैच होकर के इसको जो है छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ देते हैं, इनके मोनोमर्स में इनको तोड़ देते हैं। तो एंजाइम का ये काम होता है, तोड़ने का काम होता है। अब एंजाइम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में 11वीं में जब पहुंचेंगे तब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम क्या चीज़ है, क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके बारे में अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अब ये जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, भोजन हम लोग ले रहे हैं, तो वो भोजन जो है स्टार्ट जो होता है वो माउथ में होता है। तो माउथ में जब हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है हम भोजन को चबाते हैं। चबाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको चबाते हैं। चबाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया हुआ है तो वो छोटे फार्म में तो है नहीं, लेकिन हम उसको अपने दांतों से चबा चबा करके उसको बड़े फार्म, छोटे छोटे फार्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि उसको पीस करके हम बहुत महीन कर देते हैं। साथ ही साथ इसी समय, इसी दौरान जब हम अपने मुंह के अंदर उस भोजन को कूच रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, क्योंकि माउथ में हमने पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो उसी सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है सलाइवा, वो हमारे फूड में मिक्स होता है। जो सलाइवा होता है उस सलाइवा का पीएच 6.8 होता है। यानी कि अब आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सर ये पीएच क्या होता है। तो पीएच एक बेटा स्केल है, स्केल है मापने का, जिसपे 7 जो है वो मिडिल में होता है। ठीक है। और 0 हाईएस्ट एसिडिक होता है और 14 जो है हाईएस्ट बेसिक होता है। यानी 7 से कम की तरफ अगर जो हम जाएंगे तो चीजें एसिडिक हो जाएंगी, 7 से ज्यादा की तरफ अगर जो हम जाएंगे तो चीजें बेसिक हो जाएंगी। तो 6.8 है तो इसका मतलब 7 के करीब है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है। क्या? सलाइवा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं माउथ में डाइजेशन हो रहा है। तो जो माउथ में डाइजेशन हो रहा है इसका मतलब है कि हम फूड को ले रहे हैं और उसको सबसे पहले चबा रहे हैं। चबाने से क्या होगा कि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, ये तोड़ करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हमारे माउथ में ही सलाइवा का सिक्रीशन होता है और इसी फूड के साथ में सलाइवा का मिक्सिंग हो जाता है। अब सलाइवा में भी हमने बताया था कल, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? याद कीजिए। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सेलेवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है? सेलेवरी एमाइलेज। ये सेलेवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च।
जो स्टार्च होता है, यानी जो रोटी हमने खाया, चावल हमने खाया, तो चावल और रोटी जो है उसको उसको ये डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज में, माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सलाइवा का क्या काम हो गया, सलाइवा ने सबसे पहले ये काम किया कि स्टार्च का डाइजेशन किया, सिर्फ स्टार्च का। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो, तो फैट का डाइजेशन होगा, और या प्रोटीन का डाइजेशन हो, तो प्रोटीन का या डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि सला यहाँ पे माउथ में हमारे लिंगुअल लाइपेज का भी सिक्रेशन होता है, लेकिन वहां से जो लाइपेज का मतलब है जो हमारे फैट का डाइजेशन करता है, यहाँ पे फैट का डाइजेशन ना के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है वो होता है स्टार्च का, और जितना स्टार्च हम खाते हैं उसका लगभग 30% भाग जो है, 30% जो भाग है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप कहोगे कि जब देखिए हम लोग रोटी खाते हैं, सिर्फ सूखी रोटी आप खाइए, और सूखी रोटी को 3 से 4 मिनट तक उसको चबाइए, खूब जब चबाएंगे तो वही सूखी रोटी जो है वो हमको मीठी लगने लगती है। अब ये मीठी क्यों लगती है, इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि जब सलाइवा उसमें मिक्स होता है तो सलाइवा का जो ये सैलिवरी एमाइलेज है ये उसके ऊपर काम करने लगता है, और स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो होता है वो टेस्ट में मीठा लगता है, तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, तब ये हमको मीठा लगने लगता है। इसीलिए जब हम रोटी को ज्यादा देर तक चबाते हैं तो हमको रोटी क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो अब माउथ में डाइजेशन हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम पूरी तरह से भोजन को पीस चुके हैं, इसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है। अब ये जो सलाइवा मिक्स भोजन है, पिसा हुआ भोजन है, इसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लीजिएगा। स्टार्च जो है उसको सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा तोड़ा जाता है माल्टोज और आइसो माल्टोज में। क्लियर है, ये पीएच यहां का कितना होगा, पीएच होगा 6.8। देखिए ये एंजाइम है, और एंजाइम क्या कर रहा है, ये बड़े से मॉलिक्यूल को, स्टार्च मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंगल मॉलिक्यूल या 2 यूनिट वाले मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। क्लियर है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा जो फूड आएगा वो कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा, लेकिन स्टमक से पहले क्या है, ओसोफेगस पड़ता है। ओसोफेगस में क्या है, हमने शुरू में ही आपको बता दिया था जब ओसोफेगस बता रहे थे, तो यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक मूवमेंट होता है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही जो हमारा भोजन है, ये भोजन ऊपर से नीचे स्टमक तक के पहुंच जाता है। क्लियर, अब इसके बाद स्टमक में हमने देखा था कि बहुत सारे फोल्ड पाए जा रहे थे, बहुत सारी फोल्डिंग्स पाई जा रही थी। तो ये फोल्डिंग का काम क्या है, अब ये पिसा हुआ भोजन जब हमारे स्टमक में पहुंचता है तो इसकी चर्निंग होती है, चर्न होता है स्टमक में, यानी कि और भी पीसा जाता है, यानी इसको पीस करके और भी बारीक किया जाता है, और भी महीन किया जाता है। लगभग यहाँ पे 3 घंटे तक भोजन रहता है, और इसका जो है जो भोजन गया है भी पीस करके हमने भेजा, लेकिन उससे भी ज्यादा पीसा जाता है, तो जो भोजन गया है उसको स्मॉलर पीसेस में और कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कैसे होता है, साइट, हम जब फूड को देखते हैं तभी हमारे सिक्रीशन होने लगता है। स्मेल, उसकी जब स्मेल आने लगती है, किसी भोजन की, अच्छे खाने की जब स्मेल आने लगती है तो हमको भूख लगने लगती है, तो स्मेल से भी, या थॉट ऑफ फूड, या तो हम फूड के बारे में सोच रहे हो, खाने के बारे में सोच रहे हो, तो भी हमारे पेट में यानी स्टमक के अंदर जो है वो सिक्रीशन होने लगता है, किसका, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होने लगता है। और जब गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होने लगता है तो हमको क्या महसूस होता है, भूख लग गया है हमको, ऐसा महसूस होता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहली चीज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हमारे जो है स्टमक से,
और स्टमक से की कौन सी सेल से निकल रहा है, ये हमने पिछले क्लास में बताया था, याद कीजिए। ये निकल रहा है हमारे ऑक्जेंटिक सेल से निकल रहा है। ऑक्जेंटिक सेल से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और ये काम क्या करता है, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। जो हमारे जो स्टमक का मीडियम है वहां के मीडियम को क्या करेगा, एसिडिक बना देगा। अब ये एसिडिक मीडियम से होने से क्या फायदा होगा, सबसे पहली चीज आप लोग इसको नोट कीजिएगा अलग से। पहली चीज जो होती है, एसिडिक होने के कारण हमारा जो फूड होता है वो और सॉफ्ट हो जाता है। जैसे आप ऐसे ही सोचिए कि अगर हम किसी भी भोजन पे, किसी फूड मॉलिक्यूल पे, फूड पे हम जो है एसिड थोड़ा सा गिरा दें तो वो एसिड के कारण क्या हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही होता है कि हमारा जब भोजन हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो भोजन क्या होता है, पूरी तरह से वो सॉफ्ट हो जाता है, ताकि जब यहाँ पे चर्निंग होती है तो और भी एकदम फाइन पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो जो बाहर से खाने के साथ में हम बैक्टीरिया कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं, तो जो जर्म्स होते हैं वो बैक्टीरिया भी एसिडिक होने के कारण मर जाते हैं, वो किल्क हो जाते हैं। तो पहला काम है भोजन को सॉफ्ट करना, दूसरा काम है इसका कि बैक्टीरिया यानी जर्म्स को किल करने का काम करता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि यहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। यानी पेप्सिनोजन एक ऐसा एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। जब उसके ऊपर एसिड काम करेगा, एसिड एक्ट करेगा, तब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पेप्सिन जो है अब प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। यहां तक क्लियर हो गया है। यानी पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। लेकिन पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। पेप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है, वो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो एसिड जो है इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये पेप्सिन जो है वो फर्दर अब प्रोटीन को तोड़ेगा छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब भोजन जो है हमारे स्टमक में पहुंच चुका है ओसोफेगस के बाद। तो अब पहले हम देख लें कि स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही थी। प्रोड्यूस हो रही थी पहली HCl। क्या हो रहा था, HCl। दूसरा था पेप्सिनोजन। तीसरा जो एंजाइम हमने आपको बताया था वो था प्रोरेनिन। ठीक है। तो ये जो प्रोरेनिन एंजाइम है ये सिर्फ इन्फेंट में निकलता है। इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, उन्हीं में ये निकलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इनकी मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। तो ये सिर्फ इन्फेंट्स में निकलता है। तो अब देखिए कैसे कैसे काम होगा। तो ये हो रहा है कि पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में, किसकी उपस्थिति में, ये HCl की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोटीन के ऊपर ये जो पेप्सिन एंजाइम बना है इसको तोड़ रहा है पेप्टोन्स। पेप्टोन्स का मतलब है प्रोटीन चूंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो है अमाइनो एसिड के कई अमाइनो एसिड के टुकड़े बना देता है, छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, बहुत बड़ा सा प्रोटीन है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बना दिया। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये पेप्टोन्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें से भी बहुत छोटा छोटा जो होगा वो होगा हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है। अभी ये बाद में तोड़ा जाएगा। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रोरेनिन की। ये इन्फेंट्स में होगा, देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ओनली इन इन्फेंट। प्रोरेनिन जो है इसके ऊपर जब HCl वर्क करता है तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, RENNIN, याद रखिएगा रेनिन। ये रेनिन जो है, एक रेनिन आपको और मिलेगा, ये रेनिन एंजाइम है, और एक रेनिन आपको मिलेगा RENIN, रेनिन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है और उसकी स्पेलिंग अलग है। ये यहाँ पे एंजाइम है, और वो रेनिन जो है, RENIN जो है, वो रेनिन जो है वो है हार्मोन। ठीक है। और ये हार्मोन हम जब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तब वहां पे हम इसको देखेंगे। क्लियर है। अब
मिल्क में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन जो है के ऊपर ये रेनिन काम करता है। रेनिन, प्रोरेनिन से रेनिन बन गया है, एक्टिव हो गया है। रेनिन क्या करेगा, इसको बदल देगा पैरा कैसीन में। ठीक है, पैरा कैसीन में इसको कन्वर्ट कर देता है। पैरा कैसीन के ऊपर कैल्शियम का वर्क होता है, कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम के साथ मिल करके बना देता है सोडियम कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जो दही जैसा दिखाई देता है। कर्ड दही नहीं होता है, लेकिन वो दही जैसा। जैसे आप लोगों ने कभी कभी बच्चों को उल्टी करते हुए देखा होता है, जैसे दूध पीने के बाद कभी कभी क्या होता है, उल्टी कर देते हैं, दूध को निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो दूध निकलता है वो कैसा होता है, एकदम थक्का थक्का नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में उसके ऊपर रेनिन ने काम कर दिया है, और रेनिन जब काम कर दिया है तो केसीन पैरा केसिन में कन्वर्ट हो गया था, और पैरा केसिन कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम पैरा कैसिनेट का फॉर्मेशन कर चुका था। तो अब वो दही जैसा दिखाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं वहां पे कर्ड। तो अब कैल्शियम पैराकैसिनेट के ऊपर पेप्सिन एंजाइम, ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये काम करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में। क्लियर है? एग्जैक्टली ऐसे ही पैराकैसिनेट यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम कर रहा है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे कैल्शियम पैराकैसिनेट के ऊपर पेप्सिन काम कर रहा है और पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग, यहाँ पे सारा डाइजेशन इतना हो गया, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा किस किस चीज का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। ठीक है, माउथ में हमारे स्टार्च का डाइजेशन हुआ और किसी का डाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पे यानी स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है और किसी का डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी जो प्रोटीन हमने खाया है वो स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, वो स्टार्टिंग कहाँ होती है, स्टमक में। और अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। और स्टार्च का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर नहीं होता है, वो आगे जाके होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो अब जो है वो जो हमारा फूड है, यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि यहाँ पे अभी तक फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, अभी तक माउथ और आपके स्टमक के अंदर दोनों जगह आने के बाद भी अभी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि डियोडिनम में आता है। सबसे पहला भाग जो है वो डियोडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके बाद जेजुनम है, और उसके बाद क्या है, इलियम है। तो पहले किस में आएगा, डियोडिनम में। तो डियोडिनम में जो है वो दो सिक्रीशंस आती हैं, लीवर एंड पैंक्रियाज की सिक्रीशन आती हैं। तो लीवर का जो सिक्रीशन है वो है बाइल जूस। ठीक है, और पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो है पैंक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस जो है ये क्या काम करती है, ये काम करती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करती है। इमल्सिफिकेशन को बहुत साधारण शब्दों में समझिए, जैसे जब हमारे हाथ में तेल लग जाता है, तेल ऑयल लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल पानी से अगर जो धोएंगे तो साफ हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग साबुन से धोते हैं हाथ को, हाथ को साबुन से धोते हैं। तो जब हम साबुन इसके ऊपर लगाएंगे तो साबुन क्या होता है, एल्कलाइन होता है। जब हम हाथ पे साबुन लगाएंगे तो तेल के साथ में वो साबुन रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में वो इमल्सिफाई कर देता है उसको, और छोटे छोटे और ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे कि हमारे हाथों से वो तेल जो है वो छूट जाता है। तो इमल्सिफिकेशन यही प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है हमारे डियोडिनम में। और किसके कारण हो रहा है, बाइल जूस के कारण। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। हियर डियोडिनम फैट आर इमल्सिफाइड बाई बाइल, यानी बाइल के कारण इमल्सिफाइड हो रहा है। रिमेनिंग प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाई ट्रिप्सिन एंड स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई एमाइलेज। तो अभी हमने देखा था, हमने आपसे पहले ही बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पैंक्रियाज है उस पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, उसके लिए हमने आपसे क्या बताया था, हमने बताया था टॉल, TAL, टॉल आप याद रखिएगा। तो उससे यानी T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन
जो पैंक्रियास से निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस से। एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट का जो, स्टार्च का जो डाइजेशन होगा वो एमाइलेज करेगा, और फैट का जो डाइजेशन है वो लाइपेज करेगा। क्लियर है? तो इतना, ये तीनों एंजाइम जो है बेसिकली जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ से होंगे? पैंक्रियाटिक जूस, यानी पैंक्रियाटिक जूस में मिलते हैं, पैंक्रियाज के द्वारा ये सिक्रेट किए जाते हैं। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बारे में देख लेते हैं। फैट जो हम लोग खाते हैं वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, उसको क्या करना होता है? छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है। किसके द्वारा होगा भाई? ये होगा आपके बाइल जूस के कारण होगा, बाइल जूस के कारण। बाइल जूस के कारण होगा। तो अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज थी? ये थी एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज और आइसोमाल्टोज एक दूसरे के क्या है? एक जैसे ही स्ट्रक्चर है। एक जैसे ही स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे के आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सिन हम बता रहे थे, वो ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब इसके ऊपर एक दूसरा एंजाइम काम करता है, इंटेरोकाइनेज या इंटेरोकाइनिन। ये इंटेरोकाइनिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेरोकाइनिन निकलता है वो ट्रिप्सिनोजन को तोड़ता है ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में हो गया है। अब काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन को जो है काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम सेम यही ट्रिप्सिन कर देगा। फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उसको तोड़ने का काम, उसको एक्टिव करने का काम, यानी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलने का काम भी ट्रिप्सिन कर देगा। यानी एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो ये तीन एंजाइम जो हैं, यानी आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। एक बार ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाए तो ये तीनों एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, और ये तीनों एंजाइम का काम जो है वो है प्रोटीन का डाइजेशन। आप लोग सीधा सा याद रखिएगा, ये क्या काम है तीनों एंजाइम का? ये प्रोटीन का डाइजेशन का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज, तो ये प्रोटीन पेप्टोन्स जो बने थे पहले, यानी हमारे स्टमक के अंदर थोड़ा सा डाइजेशन हुआ था, वहां पे जो पेप्टोन्स बने हुए थे वो, और छोटे छोटे और भी छोटे फ्रेगमेंट जो हैं प्रोटीन के, उन्हें प्रोटीएजेस कहेंगे। तो प्रोटीएजेस, प्रोटीन और पेप्टोन्स, इन सबका जो डाइजेशन है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा होगा, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो अमाइनो एसिड हो, दो अमाइनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हों एक दूसरे से, इनको हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। ठीक है, अब फैट जो है वो फैट का डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज। हमने बताया एल फॉर लाइपेज। लाइपेज जो है तोड़ देगा डाईग्लिसराइड्स में, और डाईग्लिसराइड को फिर लाइपेज तोड़ेगा मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड का मतलब हो गया एक फैटी एसिड का कहलाना, ये क्या कहलाएगा? मोनोग्लिसराइड। न्यूक्लिक एसिड, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, तो वो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा, डीएनए आरएनए भी होंगे, तो इनको तोड़ने का काम यहाँ पे प्रेजेंट जो न्यूक्लिएजेज होंगे वो करेंगे, और इनको तोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही इसका मोनोमर होता है, तो इसलिए न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है ये तोड़ देंगे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में। अब हम देखते हैं कि जो सकस इंट्रिकस था, अभी तक तो हमने पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बात किया। डिओडिनम में दो चीजें आ रही हैं, दो तरह के एंजाइम आ रहे हैं, एक पैंक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं, और दूसरा खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद एंजाइम निकाल रही है। तो पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा निकाला गया जूस है, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्रिकस बोलते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं और क्या काम कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें पाए जा रहे हैं एंजाइम डाईपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज,
न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और लाइपेज, इतने सारे एंजाइम जो है सकस इंट्रिकस में पाए जा रहे हैं। तो डाइपेप्टाइडेज नाम आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए डाइपेप्टाइड को तोड़ देता है अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड है उसको तोड़ेगा कौन, डाइपेप्टाइडेज। माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। लैक्टोज को तोड़ेगा कौन, लैक्टेज तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोटाइडेज है जो न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इससे भी छोटा होता है। और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोसाइडेज है जो शुगर और बेसेस में तोड़ देते हैं। उसके बाद में जो हमको डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड मिले हैं उनको और तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो एंजाइम यहाँ पे लाइपेज। ये सकस इंट्रिकस के द्वारा निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि सारी जो चीजें हैं, हमने फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमने खाया हुआ है, सारा का सारा जो डाइजेस्ट होने वाला प्रोसेस है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के एंजाइम्स हमको मिल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि हमारी सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए। तो जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम अगर जो फ्लो चार्ट देखें कि किसका कहाँ पे जो है वो डाइजेशन हो रहा है, पहले हम लोग देखते हैं माउथ में। माउथ में अगर जो हम देखें तो फूड यहाँ पे चबाया जाता है, मैस्टिकेट किया जाता है। तो यहाँ फूड में मिलता है हमारे सलाइवा। सलाइवा में मिलता है एंजाइम कौन सा, सेलेवरी एमाइलेज या टॉयलिन टाइलिन। ये स्टार्च को तोड़ देता है माल्टेज में। अब ये ओसोफेगस के द्वारा जो है वो हमारे स्टमक में जाता है। ओसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्ट जब हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा तो स्टमक में क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, बेसिकली ट्रिप्सिन पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे HCl, मोस्टली यहाँ पे HCl है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि जर्म्स जो हैं वो मर जा रहे हैं। अब ये स्टमक के अंदर जब पहुंच गया तो प्रोटीन का जो है अब यहाँ पे डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन, ये जो हमारे पेप्सिन एंजाइम है जो पेप्सिनोजन के फॉर्म में था, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ दे रहा है किसमें, पेप्टोन के अंदर। उसके बाद जो है रेनिन इन्फेंट्स में जो होता है, रेनिन जो है वो तोड़ता है इसी प्रोटीन को, यानी कैल्शियम पैराकैसिनेट को तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब ये बचा हुआ जो भोजन है वो हमारे अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डियोडिनम में जाएगा। तो डियोडिनम में दो जगह से चीजें आती हैं, एक लीवर से आता है और एक पैंक्रियाज से आ रहा है। तो लीवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। बाइल जूस में क्या क्या चीजें होती है, बाइल साल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। तो बाइल साल्ट क्या काम करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया है कि फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और दूसरा जो जूस आता है वो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियास से जो आ रहा है। इसमें क्या है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, ये तीनों हैं। तो अब जो है इतना डाइजेशन होने के बाद अब जेजुनम में जाएगा। तो जेजुनम में जब पहुंचेगा तो यहाँ पे मिलेगा सकस इंट्रिकस। सकस इंट्रिकस में उतने ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो सभी का डाइजेशन वहां पे कर दिया जाएगा। अब इलियम में जाएगा तो डाइजेशन जो है यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ जेजुनम, डियोडिनम और इलियम में हमने देखा था कि बहुत ही क्या है, फोल्ड पाए जा रहे हैं, बहुत ही सारे फोल्ड पाए जा रहे हैं, और उन फोल्ड के ऊपर जो है विलाई पाए जा रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्यों पाए जा रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए पाए जा रहे हैं। सरफेस एरिया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। जो फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं अपने मोनोमर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, विलाई करेंगी, ठीक है। और फैट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लिम्फ कैपिलरी के द्वारा, जिसे हम लैक्टियल्स, याद कीजिए जिसे हमने लैक्टियल्स कहा था, वो उसके द्वारा होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में इसके बाद जाएगा
तो वहाँ पे सीकम है, कोलन है, रेक्टम है। तो यहाँ पे जो कोलन है वहाँ पे सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और रेक्टम में स्टोर किया जाएगा, बाद में एनएस के द्वारा इसको निकाल दिया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसे होगा कि सेल्स के द्वारा जो है वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल फॉर्म। छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जो वाटर में घुल सकते हैं उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। और अब इस जब वाटर में घुलने के लायक हो जाती हैं तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती हैं, उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में उनको ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है। और फैट को कहाँ भेज दिया जाता है, लिम्फ कैपिलरीज में भेजा जाएगा। ब्लड कैपिलरी में बाकी सारी चीजों को भेजा जाएगा और जो फैट का डाइजेशन हुआ है उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा लिम्फ कैपिलरी यानी लैक्टियल्स में भेजा जाएगा। ये देखिए एब्जॉर्प्शन का बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जो है फोटो है। यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लियर है। जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च का जब डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये माइक्रोविलाई आपको दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोविलाई के कारण जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण जो है ये सेल के अंदर भेज दिया जाएगा। अब सेल से जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा जो है ये इसके बगल में ही तुरंत एक जो है वो कैपिलरी गई हुई होगी, ब्लड कैपिलरी गई हुई है, इसी कैपिलरी के अंदर इस ग्लूकोज को भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से भेजा क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट में ग्लूकोज की जरूरत है। तो वहां पे ग्लूकोज का पहुंचना जरूरी है। और ग्लूकोज को लेके कौन जाएगा, ग्लूकोज को लेके जाने वाले हैं हमारे ब्लड। हमारे अंदर जो ब्लड है वही ग्लूकोज को वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड कैपिलरीज में पहले जो है इसको भेजा जाएगा। अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। इन चीज़ों को हम लोग बाद में जो है हम लोग जब 11वीं में पहुंचेंगे तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम देखेंगे। लेकिन अमाइनो एसिड को भी इस तरह से डिफ्यूजन के माध्यम से यहाँ पे भेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ग्लिसराइड जो हमारे ग्लिसराइड हैं, जो मोनोग्लिसराइड या डाईग्लिसराइड है, उनको कैसे भेजा जा रहा है। तो उनको जो है सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से पहले ये भेज दिए जाएंगे सेल में। और सेल के अंदर जो है इनका जो है क्या होगा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, इनको कन्वर्ट किया जाएगा काइलोमाइक्रोन में। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है बाहर भेज दिए जाएंगे और बाहर भेजने के बाद ये लैक्टियल्स में यानी कि जो लिम्फ वेसल्स हैं उसमें ये भेज दिए जाएंगे। बाद में इनका अपना यूज किया जाएगा। ठीक है, वही है काइलोमाइक्रोन में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, जो फैट के छोटे छोटे इमल्सिफाइड मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें मिसेलिस बोलेंगे। मिसेलिस आएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर जो है इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी बॉडी में, जिससे काइलोमाइक्रोन बनेगा। काइलोमाइक्रोन जो है वो फर्दर बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकाल करके इसको लैक्टियल्स जो है, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी है और ये लैक्टियल्स है यानी लिम्फ जो है कैपिलरी है, तो लैक्टियल्स में यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो फूड है अब अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग सेल्स में पहुंच चुका है। तो उसका अब काम होगा, यानी कि जो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन, फूड के यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये जो फूड है ये कैसे होंगे, द न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन ब्लड आर कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज। ये ब्लड में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे और ये बॉडी के हर पार्ट में भेज दिए जाएंगे। क्यों भेजे जाएंगे, क्या जरूरत है, बिल्डिंग अप बनाने के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स यानी कि जो पुरानी सेल्स हो गई हो उनको रिप्लेस करके नई सेल्स बनाने के लिए ये होगा। दूसरा है ऑब्टेनिंग एनर्जी, हमको एनर्जी की जरूरत होगी हर काम करने के लिए, जो एनर्जी की जरूरत होगी। अब एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के कारण ही जो एनर्जी रिलीज होगी उसका हम लोग उपयोग करेंगे। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही कहलाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के द्वारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के माध्यम से या उस ऑक्सीजन के द्वारा जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, सेल में पहुंच चुका है, उस फूड को फर्दर तोड़ा जाएगा और तोड़ करके उससे एनर्जी निकाली जाएगी और उस एनर्जी का यूज हम अपने दैनिक जो है क्रियाकलापों के लिए करते हैं। अब
जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड भाग है उसे बाहर निकालने का भी प्रोसेस है। तो अनडाइजेस्टेड फूड अलोंग विद वाटर, लगभग 75% वाटर होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। और इसमें कुछ एक्सेस अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउट। वाटर जो है, जो रिमेनिंग वाटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट को जो है एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, या उसी को हम इजेशन बोलते हैं, थ्रू द एनस। कोलन एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, कोलन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पार्ट है वो कोलन है। हमने बताया था आप लोगों से, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर और कुछ आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा और कुछ आयंस भी एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है। अब फीकस जो बनाएगा, फीसस का मतलब होता है जो हमारा लेट्रिन है उसी को हम फीसस बोलते हैं। फीसस जो बना है उसमें 75% वाटर होता है और 25% सॉलिड मटेरियल्स होता है। जिस सॉलिड मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, रफेज होता है 30%, फैट होता है 20%, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं 15%, प्रोटीन होता है 2%, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3% बैक्टीरिया हमारे फिशेस में पाए जाते हैं। तो अब जो है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और ये न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दोनों का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको रिवाइज करके, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन दोनों को रिवाइज करके जो है, इसको जो 5 क्वेश्चन है ये आपके बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि जब भी हमारे नए वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आएँ तो उनको तुरंत ही इसके बारे में सूचना प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।